जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के यह दंतुरिन, मुस्कान और फसल दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि बच्चे की दंतुरिन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कि बच्चे की नन्ही मुस्कान देख करके कवि का मन जो है वो खुशी से झूम उठता है। उन्हें लगता है कि यह मुस्कान किसी मृत व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। ठीक है, इसे देख करके कवि का कठोर हृदय पिघल जाता है और उन्हें धूल भरा बच्चा जो है वो झोपड़ी में खिले कमल जैसा सुंदर लगने लगता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि बच्चे की मुस्कान पूरी तरह साफ और सच्ची होती है, उसमें कोई दिखावा या मतलब या स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, वह बिना किसी कारण के सभी को खुश कर देती है, वह मुस्कान जो होती है। इसके विपरीत जो बड़े व्यक्ति की मुस्कान होती है अक्सर आज के समय में बनावटी होती है, क्योंकि लोग तभी मुस्काते हैं जब उनको आपसे कोई मतलब होता है, जब कोई स्वार्थ होता है। ठीक है, और वह केवल ज़रूरत पड़ने पर या सोच समझ करके मुस्कुराते हैं। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों यानी किन किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो हम लोग लिखेंगे कि कवि ने बच्चे की मुस्कान को बहुत सुंदर और सजीव बिंदुओं के माध्यम से दिखाया है। अब देखिए, अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पहले चैप्टर पढ़ लिया करें, इससे आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उन्होंने बच्चे की मुस्कान की तुलना तालाब छोड़ करके झोपड़ी में खिले कमल के फूल से की है। ठीक है, साथ ही उन्होंने इसे पत्थर को पिघलाकर जल बना देने वाला बोला है। किसको? बच्चे की मुस्कान को। ठीक है, और बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने जैसा जादुई बताया है। क्योंकि भैया जब उस बच्चे को कोई भी लेता है अपने हाथों में, अपनी गोद में, तो वो कितना भी कठोर क्यों ना हो पिघल जाता है बच्चे की मुस्कान के आगे, है ना। बांस या बबूल जैसे नीरस पौधे जो हैं, नीरस पेड़ जो हैं, इनसे भी शेफालिका जैसा कोमल फूल निकलने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसकी मुस्कान को जादुई बताया गया है। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाव स्पष्ट कीजिए कि छोड़ करके तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भाई धूल से सना हुआ बच्चा जो है इतना सुंदर लग रहा है कि छोड़ करके जलजात का मतलब होता है कमल। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा था कवि को, जब कवि अपने बच्चे को गोद में लेता है तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी झोपड़ी में क्या हो गया हो, एक कमल खिल गया हो जो तालाब को छोड़ करके उसकी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो, है ना। तो इसका अर्थ है कि धूल से सना हुआ बच्चा इतना सुंदर लग रहा है जैसे कोई कमल का फूल जो है वो तालाब छोड़ करके कवि की गरीब झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट करना है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जो भी तुमको छू लेता है, छू गया तुमसे, है ना, जो भी तुमको छू लेता है कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, है ना, बांस था कि बबूल। वह व्यक्ति बांस था यानी नीरस था या फिर बबूल की तरह कठोर था, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उससे क्या होता है, शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं, अर्थात तुमको स्पर्श करते ही वह भी कोमल हो जाता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि बच्चे का स्पर्श इतना कोमल और जादुई है कि उसे छूते ही पत्थर जैसा कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाए, और बांस या बबूल जैसे नीरस वृक्षों से भी खुशियों के फूल यानी शेफालिका के फूल जो हैं वो झड़ने लगे। ठीक है, अब हमें रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर करना है। तो पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि मुस्कान और क्रोध जो है ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। मुस्कान अलग चीज़ होती है, गुस्सा करना अलग चीज़ होती है। तो बोल रहा है कि इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता यानी अलगाव का चित्रण करो। यानी जब किसी वातावरण में मुस्कान होती है तब क्या होता है, और किसी वातावरण में जब क्रोध होता है तब क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मुस्कान और क्रोध वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, दोनों उल्टा प्रभाव डालते हैं। मुस्कान जो है, हंसी जो है, वो चारों ओर खुशी, अपनापन और शीतलता बिखेरती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है और पराये व्यक्ति भी अपने लगने लगते हैं। इसके विपरीत क्रोध जो होता है वो तनाव पैदा करता है, कड़वाहट और डर का माहौल पैदा करता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि दंतुरिन मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भैया बच्चे की उम्र 6 से 9 महीने के बीच होगी,
क्योंकि इस उम्र में ही बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं और वे अपरिचितों को पहचान करके प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अब देखिए, जब बच्चा दांत निकाल करके हंसता है तो उसी को बोला जाता है दंतुरीन मुस्कान। ठीक है, याद रखिएगा। अब 7वां क्वेश्चन बोलता है कि बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अब शब्द चित्र किसको बोलते हैं? शब्द चित्र मतलब ऐसा चित्र जो शब्दों से उत्पन्न हो। ठीक है, तो जब आप कविता को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र उत्पन्न होता है कि हाँ, कोई बच्चा है जिसको कवि यहाँ पर खिला रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे से कवि की मुलाकात जो हुआ है यहाँ पर शब्द चित्र आपके दिमाग में उपस्थित हुआ है, तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई, लंबे प्रवास के बाद जब घर लौटे कवि जब पहली बार अपने धूल से सने बच्चे को देखते हैं तो उन्हें वह झोपड़ी में खिले कमल जैसा सुंदर लगता है। बच्चा अपने नए निकलने वाले दांतों वाली मुस्कान के साथ कवि को अपरिचित समझ करके टकटकी लगा कर देखता है। ठीक है, जिससे वातावरण जो है वात्सल्य यानी प्रेम और सुखद कौतूहल से भर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फसल चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वो आपका काम है, आप उसको खुद करेंगे, मैं नहीं आऊँगा करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार फसल क्या होती है। कवि बोल रहे हैं, फसल चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो हम लिखेंगे कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल जो होती है केवल पौधों का समूह नहीं है, बल्कि यह अनेक तत्वों का सम्मिलित रूप है। अनेक तत्वों से मिलकर के फसल बनती है। यह नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत का गौरव है। अलग अलग मिट्टियों के गुण इसमें समाये होते हैं और सूरज की किरणें व हवा की थिरकन यानी हवा की स्थिरता का यहाँ पर बदला हुआ रूप जो होता है वो फसल होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, तो वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि भैया, कविता के अनुसार फसल उपजाने के लिए मुख्य रूप से 5 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला, नदियों का पानी। दूसरा, उपजाऊ मिट्टी के गुण धर्म। तीसरा है सूरज की किरणें। चौथा है हवा का स्पर्श। और पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण, किसानों के हाथों का श्रम यानी मेहनत। इन सभी प्राकृतिक और मानवीय कारकों के सही मेल से ही धरती पर फसल लहलहाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कह करके कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। यानी एक फसल जो होती है ये किसानों के हाथ की गरिमा होती है, यानी किसानों का मेहनत होता है, उसकी महिमा होती है, किसान की वजह से ही एक फसल तैयार होती है। तो कुल मिला के जो कवि हैं यहाँ पर किसान की मेहनत को दर्शाना चाहते हैं। तो कवि यह बताना चाहते हैं कि फसल केवल प्राकृतिक तत्वों का परिणाम नहीं होती है, इसे उगाने में किसान के कठिन परिश्रम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। गरिमा और महिमा शब्द किसान के श्रम को सम्मान देने के लिए प्रयोग किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कवि ये कहते हैं कि ये फसल जो होती है ये रूपांतर होती है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणों को यहाँ पर चेंज करके फसल तैयार होती है, यानी सूरज की किरणों से फसल ऊर्जा लेती है। ठीक है, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी हवा की स्थिरता का ये सिमटा हुआ रूप ही फसल होती है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि फसल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाती है और बढ़ती है। ठीक है, साथ ही हवा की मंद गति उसे बढ़ने में सहायता करती है, यानी फसल प्रकृति के इन विविध रूपों का एक ही बदला हुआ स्वरूप है। ठीक है, अब ये डॉट बताता है कि हमारे प्रिंटर की इंक खत्म होने वाली है, हमारा प्रिंटर जल्द ही खराब होने वाला है। आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बोल रहा है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। ठीक है, यानी फसल जो होती है ये अनेकों खेत की मिट्टियों का मिला हुआ रूप होता है ना। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। तो हम लिखेंगे कि भैया, मेरे अनुसार मिट्टी का गुणधर्म जो होता है उसकी उपजाऊ शक्ति होती है, उसमें मौजूद खनिज और नमी है। ठीक है, जो बीज को अंकुरित कर उसे पौधे का रूप देती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है, यानी आज का ये रहन सहन जो है वो मिट्टी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि आज के प्रदूषण, रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो रही है। ठीक है, उसकी क्वालिटी घट रही है, जिससे उसका मौलिक गुणधर्म प्रभावित हो रहा है। ग नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। यानी अगर मिट्टी अपनी क्वालिटी को ख़त्म कर दे, अपने उपजाऊपन को घटा दे, तो क्या किसी प्रकार का जीवन इस धरती में जिंदा रह पाएगा। तो हम लिखेंगे नहीं,
यदि मिट्टी अपना गुणधर्म यानी उपजाऊपन छोड़ दे तो वनस्पति और अन्न बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यानी अगर हमें मिट्टी को उपजाऊपन लाना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो हम क्या भूमिका निभाएं। तो लिखेंगे कि भैया हम जैविक खाद का प्रयोग करके, वृक्षारोपण बढ़ा करके और प्रदूषण कम करके मिट्टी के गुणधर्म को सुरक्षित और पोषित कर सकते हैं। यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।